नमस्कार दोस्तों, मैं ही स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनसीएफ 2005 एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। ये जो टॉपिक है ये हर टीचिंग एक्सपीरियंस या जो भी बच्चा किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में आती है आपकी पैडागॉजी। अगर आपको पैडागॉजी को बेहतर बनाना है, अगर अपनी पैडागॉजी को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनसीएफ को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में समझेंगे एनसीएफ क्या है और उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी पैडागॉजी को लेकर समझ और बेहतर हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से पैडागॉजी के क्वेश्चन है वो डील कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005 एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। ठीक है, पहले समझते हैं जो वर्ड है एनसीएफ, कि एनसीएफ जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ इसमें तीन वर्ड है। एनसीएफ इसको हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, इसकी बोलेंगे नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, या हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय पठ्यचर्या रूपरेखा इसको बोलते हैं। बेसिकली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एनसीएफ का मतलब क्या है, एनसीएफ का क्या काम करता है। जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम कहें कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या कैसी पुस्तकें रहने वाली हैं, सिलेबस क्या रहेगा, टीचिंग प्रैक्टिस कैसे कैसे साल दर साल चलेंगी, ये सब निर्धारित करने वाला कौन है, एनसीएफ है। कि हमारे देश का सिलेबस, टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग जो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं स्कूल्स के अंदर वो सब निर्धारित करता है कौन, एनसीएफ। ठीक है, तो तीन वर्ड यहाँ पे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इसको फ्रेमवर्क लिख देता हूँ मैं, फ्रेमवर्क। अब ये जो वर्ड है करिकुलम, इस वर्ड को समझिए, ये करिकुलम का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता, करिकुलम क्या होता है। मैं समझाता हूँ आपको। करिकुलम का मतलब है आपके स्कूल के अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटी हो रही हैं वो सब करिकुलम का पार्ट होती है, या मैं ऐसा कहूँ सारी एक्टिविटी जो स्कूल के अंदर है वो क्या है, आपके करिकुलम के अंतर्गत निर्धारित होती है। अब हम करिकुलर की सभी एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका स्कॉलस्टिक या हम बोल सकते हैं शैक्षणिक, एक होता है आपका को स्कॉलस्टिक या सह शैक्षणिक। आइए समझते हैं। पहली होगी आपकी स्कॉलस्टिक या इसको बोलेंगे शैक्षिक। ठीक है, दूसरी आपकी होगी को स्कॉलस्टिक, सह शैक्षिक। स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पढ़ाई लिखाई क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे पेपर लेना, पढ़ाना, ये सब से रिलेटेड है, वो आ जाएगी आपकी स्कॉलस्टिक या शैक्षणिक एक्टिविटीज़। दूसरी आपकी है को स्कॉलस्टिक या सह शैक्षणिक एक्टिविटी, मतलब जिनमें पढ़ाई लिखाई लेन देन नहीं होता, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन वगैरह जो होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, ये आपका आ जाएगा सह शैक्षणिक एक्टिविटी या को करिकुलम एक्टिविटी इनको कह सकते हैं। तो ये दोनों जो एक्टिविटी इसके अंदर आती है करिकुलम के अंतर्गत आती है। आपसे अगर कोई पूछे करिकुलम क्या है, करिकुलम मतलब सारी एक्टिविटी जो स्कूल के अंतर्गत हो रही है वो करिकुलम का पार्ट होती है। और करिकुलम को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आपका स्कॉलस्टिक, एक आपका को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर आप आगे समझिए, ये जो एक्टिविटीज़ हैं शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, इन सब के बारे में इन सबको निर्धारित कौन करेगा, कब कब क्या क्या रहेंगी, एनसीएफ निर्धारित करेगा। देखो यहाँ पे एनसीएफ का काम क्या है, एनसीएफ सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर सिलेबस। एनसीएफ क्या करता है, सिलेबस मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है स्कूल्स के अंदर, टेक्स्ट बुक क्या रहने वाला, टेक्स्ट बुक कैसे रहेंगी, पर्टिकुलर क्लास की, हर क्लास की टेक्स्ट बुक क्या क्या रहेंगी, उनका सिलेबस क्या क्या रहेगा, और टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस कि टीचर्स को कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, कैसे कैसे पूरे साल भर बच्चों को इन्वॉल्व करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, बच्चों को कैसे सिखाना है, ये सब निर्धारित कौन करता है, एनसीएफ निर्धारित करता है। या मैं सीधे सीधे कहूँ कि एनसीएफ किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम को क्या करता है, डायरेक्ट करता है या डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है कौन, हमारा एनसीएफ। आप समझते हैं एनसीएफ के बारे में। जो हमारा एनसीएफ है वो ये जो 2000 हम आज जो मेनली एनसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपका एनसीएफ 2005 और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ये जो एनसीएफ है आपका एनसीएफ 2005 का, जो ये हमारा हाल फिलहाल लेटेस्ट कहेंगे, ये 2023 चल रहा है। अभी 2023 के अंदर एक ड्राफ्ट आया था एनसीएफ का ड्राफ्ट, जिसमें सभी टीचर से आप इसको लिख सकते हो, साइड में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 2023 में भी एनसीएफ का क्या आया था, ड्राफ्ट आया था। इसमें सभी देश के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनसे सलाह मांगी गई कि क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं ताकि स्कूल एजुकेशन को और बेहतर और अच्छे से बनाया जा सके, इंजॉयबल बनाया जा सके। ठीक है, तो वो भी आएगा, 24 में आया, 25 में आया, भी एनसीएफ नहीं आना है। पर अभी हम किसको फोकस देकर ध्यान से पढ़ेंगे, एनसीएफ 2005 को। जो एनसीएफ 2005 है आपका, ये आपका फोर्थ एनसीएफ है। कौन सा एनसीएफ है, फोर्थ, चौथा एनसीएफ है। मतलब इससे पहले तीन एनसीएफ आ चुके हैं। तो तीन कौन कौन से हैं देखिए, हिस्ट्री क्या, 1975 में एक एनसीएफ आ चुका है, 1988 में, 2000 में और 2005, ये चार एनसीएफ आ चुके हैं। तो 2005 वाला लेटेस्ट है जिसको आज हमें समझना है।
है कि नहीं। कुछ और हिस्ट्री समझिए एनसीएफ 2005 के बारे में। ये जो एनसीएफ 2005 है जो, ठीक है, इसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। एनसीएफ में क्या क्या सुधार करना है, तो इसके लिए क्या बनाई गई थी, एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन एनसीएफ की एनसीएफ में क्या क्या बदलाव होने हैं, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव होने हैं, उनको लेकर एक कमेटी बनाई गई। तो उसके कमेटी के जो हेड थे वो थे प्रोफेसर यशपाल वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन एनसीएफ। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई एनसीएफ पे कि एनसीएफ पे क्या क्या सुधार होंगे। उस कमेटी के हेड कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। ये वही प्रोफेसर यशपाल है जिनकी रिपोर्ट आई थी 1993 में, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो मानते हैं कि शिक्षा बिना बोझ के, कि शिक्षा ऐसी दी जाए ताकि बच्चा इंजॉय करे उसको, मतलब शिक्षा एक लर्निंग प्रोसेस है, बच्चा को उसको इंजॉय करे, ना कि बच्चे को फील हो कि ये बर्डन है। तो शिक्षा को इस प्रकार से डील किया जाए स्कूलों में, ठीक है। और ये जो कमेटी थी, इट कंसिस्ट ऑफ 35 मेंबर। इस कमेटी के अंदर 35 मेंबर थे, इंक्लूडिंग 10 मेंबर फ्रॉम द एनसीईआरटी, और 10 मेंबर कहाँ थे, एनसीईआरटी से थे। अब इस कमेटी का काम क्या था, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन एनसीएफ, इसका काम क्या था, टू रिव्यू द एनसीएफ ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन का एनसीएफ है उसको रिव्यू करना और बहुत बेहतर और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, ये इसका काम था। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब दो चीज़ें आपको और समझनी चाहिए। ये जो हमारा एनसीएफ 2005 है, ये एक अप्रोच पे बेस्ड है। आपसे पूछेंगे कि जो एनसीएफ है उसकी क्या अप्रोच है, कि आपसे पूछेंगे कि अप्रोच आपसे पूछ सकते हो, ये किस अप्रोच पे बेस्ड है, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे बेस्ड है। किस पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट। किस अप्रोच पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है, जिनका मानना ये होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके। तो हमें क्या करना है, टीचर को क्या करना है, बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीख सके, ठीक है। और यहाँ पर जो एनसीएफ है उसने टीचर का रोल क्या बताया, जो रोल ऑफ टीचर है, रोल ऑफ टीचर, उसको बोला एज अ फैसिलिटेटर, कि टीचर का रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब जो सहायक होगा, कि बच्चों को जहां जरूरत पड़े वहां पे सहायता देना है टीचर को, मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा दे टीचर्स, और बच्चा वहां इंटरेक्शन करके सीखेगा। जहां बच्चा अटक रहा है वहां पे टीचर को क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। तो अप्रोच कौन सी है, किस अप्रोच पे बेस्ड है एनसीएफ, कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसका मानना है बच्चा खुद इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीख सकता है, हमें सिर्फ उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है। दूसरा कि रोल ऑफ टीचर क्या है, टीचर क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर, कि टीचर सहायक की भूमिका निभाएगा, जहां बच्चा अटक रहा है वहां बच्चे की सहायता की जाए। चलिए समझते हैं जो एनसीएफ 2005 है उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये मेन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। अगर आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली तो बहुत हद तक आपकी पेडागोजी ऐसे ही सुधर जाएगी और आप ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे। आइए समझते हैं। पहला, कनेक्टिंग नॉलेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब है, पहला, कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब स्कूल के अंदर जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको स्कूल की बाहरी दुनिया से क्या करना, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा हर चीज़ों को आसानी से रिलेट कर सके। बच्चों को ये समझ में है कि मैं जो स्कूल में पढ़ रहा हूँ उसका मेरी बाहरी जिंदगी में क्या उपयोगिता है, मतलब कैसे वो मेरे को सहायता देगा। तो अगर बच्चों को ये बताया जाए कि भाई जो स्कूल में आप जो पढ़ रहे हो उसका जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें क्या उसकी उपयोगिता है, तो बच्चा उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझेगा। तो हमें क्या करना है, कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, की जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको बाहर की दुनिया से, जहां से बच्चा आ रहा है उससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। दूसरा क्या है, लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड, कि लर्निंग को रोट मेथड से शिफ्ट करने की जरूरत है या रोट मेमोराइजेशन से शिफ्ट करने की जरूरत है। बच्चों को रटन प्रणाली के द्वारा नहीं सिखाना, बच्चों की समझ विकसित करनी है। और बच्चों को समझ विकसित हम कैसे कर पाएंगे, जब हम पहले वाला फॉलो करेंगे, कनेक्टिंग नॉलेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको बाहर से कनेक्ट कर दो, तो बच्चों को हमें रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे की अपने आप समझ विकसित हो जाएगी। तो रटन प्रणाली से दूर कब ले जाओगे, जब आप पहले वाला काम कर दोगे, कनेक्टिंग नॉलेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो स्कूल में पढ़ा रहे हो उसको घर की जिंदगी से या जो स्कूल के बाहर की जिंदगी उससे कनेक्ट कर दो, अपने आप बच्चा रटना छोड़ देगा। अगला समझिए, गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ये तीसरा बोला गया, गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, कि टीचर को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित रहकर या टेक्स्ट बुक में जो भी प्रिंटेड है सिर्फ वही बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को उसकी जो भी कंसेप्ट लिखा हुआ है उसकी समझ विकसित करे और बाहरी दुनिया के एग्जाम्पल दे, जितने ज़्यादा दे सके, रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे, ताकि बच्चा आसानी से उनको समझ सके, ना कि जो बुक में लिखा है उसको याद कर ले और एग्जाम में जाके उसको उल्टी कर दे और नंबर ले। ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है, एजुकेशन का मकसद क्या है, कि बच्चों की समझ को विकसित करना, बच्चों की सोच को विकसित करना। एजुकेशन का मेन मकसद ये है कि बच्चा तार्किक रूप से सोच पाए और एक बेहतर नागरिक बन पाए। अगला जो चौथा प्रिंसिपल है वो आपका क्या है, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड, कि हमें एग्जामिनेशन को बहुत फ्लेक्सिबल और इंटीग्रेटेड बनाना है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, ठीक है, और इंटीग्रेटेड का मतलब है वो, मतलब सिर्फ
एक ईयर में जो लास्ट ईयर में जो टेस्ट हो रहा है बस वो डिसाइड ना करे कि बच्चे ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं, वो आपने पढ़ा भी होगा, 2-3 टाइप के क्या होते हैं आपके असेसमेंट है। आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट। कौन सा होता है, समेटिव असेसमेंट, समेटिव। और एक होता है आपका फॉर्मेटिव। कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हमें समेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो एंड ईयर में लिया जाता है, जो एक साल के अंत में लिया जाता है, ताकि बच्चे को ये ताकि ऐसे कि बच्चा पास है या फेल है, तो वो होता है समेटिव। हमें समेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, नहीं करना है। हमें ज़्यादा फोकस किस असेसमेंट पे करना है, हमें फोकस करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होता रहता है। मतलब जैसे जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ या बच्चों का क्या करो, मूल्यांकन करना, वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इस टाइप के असेसमेंट में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके साथ साथ आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने की बच्चा कहाँ, बच्चे की समस्याएं क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, और बच्चों की समस्याओं को समझ के फिर उनको रेमेडियल क्लास देनी है, ताकि बच्चा बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। ये हो गया। इसके साथ साथ एक चीज़ और दे सकते हो आप, एक होता है CCE। CCE क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो CCE है, इसमें कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी दोनों को ही कंसीडर किया जाए, दोनों में बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। दोनों ही बहुत जरूरी है, स्कॉलस्टिक, ठीक है, और को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज। अब अगला समझते हैं, जो लास्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका नर्चरिंग एंड आइडेंटिटी अंडर द केयरिंग डेमोक्रेटिक कंसर्न ऑफ द कंट्री। यहाँ पर हम मेनली क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को क्या किया जाए, इनकलकेट किया जाए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम इनकलकेट कैसे कर सकते हैं, जैसे वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी, आपकी इक्वालिटी होगी, जस्टिस हो गई, आपकी फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रीडम। इन सब वैल्यूज़ को कैसे बच्चे के अंदर इनकलकेट किया जाए, या बच्चा डेमोक्रेसी को कैसे समझ सके। हमें क्या करना चाहिए, जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, ठीक है, गांधी जयंती है। यहाँ इन चीज़ों मतलब इन महोत्सव पे हमें बच्चों को बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ बतानी चाहिए, या नाटक या नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों के अंदर इनका मतलब मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है आपका मतलब 5 जो एनसीएफ का 5th प्रिंसिपल है ये। आई होप आपको पांचों के पांचों प्रिंसिपल क्लियर हुए होंगे, मैंने क्या क्या बताने की कोशिश करी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा जो एनसीएफ मतलब जो जरूरी है आपको समझने के लिए, जो आपको एनसीएफ की बेहतर समझ देंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और आपसे कहनी थी, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो आपका पेडागोजी या आपका जो साइकोलॉजी उससे रिलेटेड है, तो आप कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम उस टॉपिक पे आपके लिए बना देंगे वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।